हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी लेक्चर 51, जो मैंने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्वेश्चंस यूज़फुल रहेंगे यूजीसी नेट कॉमर्स एज वेल एज पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप चाहे कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आपके वो स्क्रीनिंग टेस्ट भी हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। बिकॉज आपको बस कॉमर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं अपनी सारी यूनिट से रिलेटेड, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट, एचआरएम, बहुत सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट्सेट्रा। ठीक है, और मैं हर एक सब्जेक्ट को लेके क्या करती हूँ, क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ मिक्स्ड बेसिस पे, ताकि आपके इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉमर्स के ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप जो है इजीली अपने पेपर को अटैम्प्ट कर पाओगे। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना है। ओके, जो भी मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ें बताती हूँ, बिकॉज हम हर एक ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं, तो आपको जो भी नई चीज़ पता चले वो आपने साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट करनी है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम के टाइम उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो जो लेक्चर 1 टू लेक्चर 50 है उसकी वीडियोज़ है, जो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 51। एंड अगर आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू कैन सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की टाइमली नोटिफिकेशंस मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 51। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेजरी बिल्स आर ऑफन रेफर टू एज ज़ीरो कूपन सिक्योरिटीज़। रीज़न देखो, आपको बताना है जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उनको हम ज़ीरो कूपन सिक्योरिटीज़ क्यों कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तो ट्रेजरी बिल और उसको क्या कहना, ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए कि जो ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी का क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स होते क्या हैं। आपको पता है ये कौन इशू करता है, आरबीआई, लेकिन किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि ट्रेजरी बिल्स किससे रिलेटेड सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट से रिलेटेड। कौन इशू करता है, आरबीआई। ये भी चीज़ ध्यान रखना, किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, तो इसको हम ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी क्यों कहते हैं। तो पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी क्यों कहते हैं। फर्स्ट है, दे हैव ज़ीरो डिफ़ॉल्ट रिस्क एज दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, कि उनका जो रिस्क है बहुत कम होता है डिफ़ॉल्टिंग का, क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू करती है। यस, ये है कि इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस वजह से हम इसको ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दे हैव नो इंटरेस्ट एंड आर इशूड एट ए डिस्काउंट, यानी कि इस पे इंटरेस्ट तो कोई नहीं पे किया जाता, लेकिन आपको ये डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। यस, ये बिल्कुल करेक्ट रीज़न है। देखो, ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, अब जैसे मान लो कि इसकी फेस वैल्यू 100 है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसी भी सिक्योरिटी की। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल ले, सपोज मैं आपको जस्ट ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी के बारे में बता रही हूँ। सपोज 100 की कोई सिक्योरिटी है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसकी ये तो फेस वैल्यू है, लेकिन ये आपको जब इशू की जाएगी, सपोज़ आपको इन्होंने 95 रुपीज़ पे दिया। ठीक है, 95 पे, यानी कि जब इसको इशू किया गया तब आपको 5 रुपये कम में, यानी कि ₹95 पे क्या किया गया, इशू किया गया आपको। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये पहले से ही आपको डिस्काउंट पे इशू कर देते हैं। और नो इंटरेस्ट, यानी कि कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, और जब मैच्योरिटी हो जाती है तो आपको पूरे के पूरे इसके 100 रुपीज़ ही मिलेंगे। इसी वजह से हम इसको ज़ीरो कूपन सिक्योरिटीज़ कहते हैं, बिकॉज दे यहाँ पे कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और ये इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे। ठीक है, ध्यान रखना फ्यूचर के लिए ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी क्या होती है। और टी बिल भी हमारी क्या है, ज़ीरो कूपन सिक्योरिटी। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, टी बिल्स का मैक्सिमम मैच्योरिटी, इसको हम शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये, क्योंकि आपको पता ही है ये जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है, और जो टी बिल्स की अगर हम बात करें तो इसका मैक्सिमम मैच्योरिटी जो होती है वो 364 डेज़ वाले होते हैं। 364 डेज़, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, और ये जनरली कितने में इशू किए जाते हैं, 25,000 एंड इसके मल्टीपल्स में। ध्यान रखना, मिनिमम 25,000 और इसके मल्टीपल्स में इशू की जाते हैं टी बिल्स। देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको एक्स्ट्रा नोट करवाती हूँ वो आप लोगों ने ज़रूर नोट करनी है, अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता।
कुछ भी नया पॉइंट मिलता है आप लोगों को उसको नोट करना है, बिकॉज आपने अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आपने क्या करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, बस आपने कंसंट्रेशन करना है अपनी स्टडी पे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे उतना ही अच्छे आपका एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, ओके। तो देखो, अब टी बिल्स क्या था, दे पे नो इंटरेस्ट एंड आर इशूड एट ए डिस्काउंट, इसी वजह से है जीरो कूपन सिक्योरिटी से कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट मैच। आपने बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है, ठीक है। यानी कि इन चारों में से 3 तो रॉन्ग होंगे मैच, एक करेक्ट होगा, और वही आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पर्टिकुलर थियोरी, ये सारी थियोरी रिलेटेड है आपके मोटिवेशन से, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी थियोरी किसने दी है। और जो थियोरीज ऑफ मोटिवेशन है, थियोरीज ऑफ लीडरशिप है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है वीडियोस में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी थियोरी किसने दी है और उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको आपके कॉमर्स के एग्जाम में मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फर्स्ट मैच दिया हुआ है, मैक्लीलैंड ने ERG थ्योरी दी। ERG थ्योरी, पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ERG थ्योरी का क्या फुल फॉर्म होता है, E से एग्जिस्टेंस, क्योंकि कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। R से रिलेटेडनेस और G से ग्रोथ, ओके। तो ERG थ्योरी जो है किसने दी थी, ERG थ्योरी आपको बताना है किसने दी थी। वो तो दी थी एल्डर्फर ने। किसने दी थी, एल्डर्फर ने। तो ये वाला क्या करेक्ट मैच हुआ, नो, ये करेक्ट मैच नहीं हुआ। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है, जो मैक्लीलैंड हैं उन्होंने जो नीड थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, उसमें उन्होंने किस नीड्स की बात की। उन्होंने 3 टाइप की नीड्स की बात की है मैक्लीलैंड ने। तो अब आपको मुझे बताना है कि कौन सी 3 नीड्स की बात की है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन इसीलिए भी पूछती हूँ ताकि आप लोगों की साथ के साथ अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और आपकी नॉलेज भी चेक हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि जो मैक्लीलैंड नीड थ्योरी है मोटिवेशन की, उसमें किन 3 नीड्स की बात की है उन्होंने बेसिकली, अगर हम ब्रॉडली कैटेगरीज की बात करें तो। नेक्स्ट है स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी, बिल्कुल करेक्ट है। जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है मोटिवेशन की, वो स्किनर ने ही दी थी, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम इन दोनों की बात करते हैं। व्रूम ने क्या इक्विटी थ्योरी दी थी, नहीं। व्रूम ने कौन सी थ्योरी दी थी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, ये वाली, ये व्रूम ने दी थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। और इक्विटी थ्योरी दी थी एडम ने, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉके ने, तो लॉके ने कौन सी थ्योरी दी थी, गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। लॉके ने कौन सी दी थी, गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। ERG थ्योरी है वो किसने दी है, एल्डर्फर ने। मैक्लीलैंड ने कौन सी दी है उसके बारे में मैंने आपने मुझे बताना है कौन सी 3 ब्रॉड कैटेगरीज की बात की है। स्किनर ने दी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, व्रूम ने दी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और आपके बात करें एडविन लॉके ने कौन सी दिया, गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। और इक्विटी थ्योरी की अगर हम बात करें तो एडम ने दी है, ओके। आई होप, और आपने जो है इसको अच्छे से ध्यान रखना है फ्यूचर के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो आपको सेल दिया हुआ है, एवरेज स्टॉक और ग्रोस लॉस रेशियो दिया हुआ है। देखो कई बार हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते वक्त थोड़ा जल्दी करते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से नहीं पढ़ते हो, आप लोगों को आदत है कि ग्रोस प्रॉफिट पढ़ने की, है ना हैबिट कि हम ग्रोस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, लेकिन आपने ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। यहाँ आपको ग्रोस लॉस रेशियो दिया हुआ है, इसकी वजह से ही आपकी कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकती है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन इसीलिए मैंने लाया है। देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, यही होता है। अब एवरेज स्टॉक तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 55,000। अब बात आती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की। हमारा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस जीपी।
सेल्स माइनस जीपी होता है ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे, लेकिन ग्रोस लॉस दिया हुआ है आपको। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? ग्रोस लॉस। तो आप ये देखो, अगर जीपी माइनस होता है तो ग्रोस लॉस नेगेटिव में होता है, तो ग्रोस लॉस क्या होगा? ऐड। तो आप ध्यान रखना, अगर हम ग्रोस प्रॉफिट माइनस होता है लेकिन ग्रोस अगर हम बात करें लॉस की, तो वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेल्स है हमारा है 4 लाख, ऑन द अदर हैंड ग्रोस लॉस है 10%, तो 4 लाख का 10%, क्योंकि आपको पता है सेल्स पे ही निकाल लेंगे ना हम ग्रोस लॉस, तो कितना आ जाएगा? ये 40,000। अब आप इसको कर दिया ऐड, तो 4,40,000, तो 4,40,000 सॉरी 4,40,000, इसको अब आप करो तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी वाला। तो ये ध्यान रखना कि आपने क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना, बिकॉज कई बार अगर आप जल्दी करते हो तो क्वेश्चन आते हुए भी आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिप्स कर्व सेट्स अप अ रिलेशन बिटवीन, कि जो फिलिप्स कर्व है वो किस किस के बीच में रिलेशन दिखाता है। ये आपका रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से। देखो ये जो कर्व है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता भी होना चाहिए कौन सा कर्व किस चीज़ में रिलेशन दिखाता है। फर्स्ट आपको दिया हुआ है टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन, फिर दिया हुआ है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फिर है मनी सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड, लास्ट है प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने ध्यान रखना है फिलिप्स कर्व जो है किस में रिलेशन दिखाता है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब महंगाई और बेरोजगारी में। कैसे? और ये सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए किसने दिया, उन्हीं के नेम पे पढ़ा, ये दिया A.W. फिलिप्स ने। ठीक है, ये कर्व किसने दिया? A.W. फिलिप्स ने। ये रिलेशन दिखाता है इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, लेकिन वो रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स। कैसा होता है ये रिलेशन? इनवर्स। क्यों? देखो अगर आपको पता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, यानी कि चीज़ों की क्या हो रही है? महंगाई हो रही है, तो क्या होगा इससे? देखो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन आता है, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा जॉब्स के चांसेस हो जाते हैं, मोर जॉब्स, और मोर जॉब्स तो मतलब लेस अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आपने ध्यान रखना है इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है, और फिलिप्स कर्व इस बारे में बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्टीज इन्वॉल्व इन गार्निशी ऑर्डर आर। गार्निशी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, फिर हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। देखो गार्निशी ऑर्डर मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। सपोज ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी से क्या लिए हुए थे? मतलब पैसे उधार लिए हुए थे। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या लिए हुए थे? मिस्टर बी से पैसे उधार लिए हुए थे। तो इस सिचुएशन में आप ये देखो, ये क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए, और ये क्या हो गए? डेब्टर हो गए। ठीक है, ये डेब्टर हो गए और ये क्रेडिटर हो गए, क्योंकि इन्होंने इनसे पैसे लेने हैं। ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने रोंग बोल दिया है। देखो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे लिए हैं ना, तो मिस्टर ए तो क्या हो गए? डेटर हो गए, क्योंकि जो पैसे लेता है उधार वो डेटर हो गया, और जिसने लेने हैं वो क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। सॉरी बाय मिस्टेक मैंने ये बोल दिया था। अब देखो आगे की गार्निशी ऑर्डर क्या होता है। तो इसमें क्या हुआ कि बाद में जब पेमेंट रीपेमेंट का टाइम आया, तो क्या किया? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मना कर दिया पैसे देने से। ठीक है, तो इसकी वजह से मिस्टर बी कहाँ गए? कोर्ट के पास गए। ठीक है, उन्होंने कहाँ जाने का फैसला किया? कोर्ट ने। तो इस चीज़ के लिए जो है कोर्ट ऑर्डर देता है किसी थर्ड पार्टी को। अब थर्ड पार्टी के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज मिस्टर ए का बैंक, क्योंकि मिस्टर ए का जो बैंक है वहाँ पे उनके क्या पड़े हैं? अकाउंट्स पड़े, उनकी एफडीज वगैरह कुछ भी। तो ये क्या हो गई? थर्ड पार्टी हो गई। अब क्या किया? जो कोर्ट ऑर्डर देता है, किसको देता है? बैंक को ऑर्डर देता है, तो वो वाला ऑर्डर गार्निशी ऑर्डर कहलाएगा कि आप इस पर्सन को क्या करो? इस पर्सन के या तो अकाउंट्स को क्या कर दो? एक बार सस्पेंड कर दो, या फिर इसकी तरफ से जो है फाइनल पेमेंट की जाए। क्यों? बिकॉज वो डायरेक्टली तो उसको दे नहीं रहा है ना, डायरेक्टली तो है मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी मिस्टर ए से पैसे रिकवर कर नहीं पा रहे हैं, तो इसी वजह से वो कोर्ट के पास गए, और कोर्ट इसके लिए जो ऑर्डर देता है दैट इज़ नोन एज गार्निशी ऑर्डर। तो इसमें अगर मैं 3 पार्टीज़ की बात करूं जो मैंने अभी आपको बताई, मिस्टर ए ने पैसे उधार लिए थे, वो क्या थे? डेटर थे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जजमेंट डेटर। ओके, अगर मैं गार्निशी ऑर्डर की बात करूं, और मिस्टर बी क्या है? यहाँ पे क्रेडिटर है, उनको हम क्या बोलते हैं? जजमेंट क्रेडिटर। और जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बैंक का एग्जांपल लिया, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये क्या होगी? गार्निशी।
तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे कोई एग्जांपल दे दिया तो बताओ इसमें गार्निशी कौन है। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया बैंक को कि आप इनका, देखो ये ऑर्डर देते हैं ऑर्डर निशी एंड ऑर्डर एब्सोल्यूट। ऑर्डर निशी में तो वो क्या बोलते हैं कि आप बैंक को बोलेंगे कि इसका जो मिस्टर ए के आपके पास कोई भी डिपॉजिट्स हैं या कोई भी अकाउंट्स है उसको सस्पेंड कर दो। और जो एब्सोल्यूट ऑर्डर होता है उसको हम फाइनल ऑर्डर भी बोलते हैं, कि वो कह सकते हैं कि इनके अकाउंट्स में से जो है मिस्टर बी को पेमेंट करी जाए। तो आई होप आपको गार्निशी ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गार्निशी ऑर्डर में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप वॉज डेवलप्ड बाय। आपको बताना है कि पाथ गोल थ्योरी जो है लीडरशिप की, अब ध्यान रखना ये लीडरशिप थ्योरी की बात हो रही है, तो ये किसने दी थी? फर्स्ट है रॉबर्ट हाउस, पीटर एफ ड्रूकर, पॉल हर्से एंड केन ब्लैंचर्ड, और फिर है फिडलर। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO वाज फॉर्म्ड ऑन। तो देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने ये बताना है ये कौन सी डेट को इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो आपको क्या क्या दिए हुए हैं इसके? एक है 1 जनवरी 1995, एक है 1 जनवरी 1994, एक आपको दिया हुआ है 1 जून 1995 और एक है 1 जनवरी 1993। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है WTO वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1995। ये जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी डेट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसका ये भी ध्यान रखना, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ओके, क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो भी देख लेना, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस अब तक मैं डिस्कस कर चुकी हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू।